Arumari, Odanaloma, Malanu, Carano। राम राम दोस्तों, क्या मौज आ रही है? मौज आ भी रही है, ऐसी वक्त कट रहा है। अभी हाल ही में ही मैं ऐसी हॉटस्टार पे ऐसी शो कुछ सर्च कर रहा था तो मेरे को एक ऐसा शो मिला जो मेरे बचपन से कनेक्टेड था। जब हम फोर्थ और फिफ्थ क्लास में थे तब एक शो आया करता था, हॉरर शो आया करता था, जो कि उसमें बड़ा डरावना लगता था। मेरे को उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने भी वो देखा होगा, जिसका नाम था गूज बम्स। और उसकी जो लाइन होती थी, इंट्रोडक्शन लाइन होती थी, वो भी बड़ी डरावनी होती थी दोस्तों। कुछ ऐसी होती थी वो, गूज बम्स, अकेले मत देखना। एंड लिटरली वो शो उस लाइन पे लिव अप टू करता था। मतलब अकेले देखने में डर लगता था, थे बड़े छोटे उस समय, चौथी पांचवी क्लास के बच्चे, पर लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया था। और अमेरिकन शो थे उस समय, कार्टून्स भी अमेरिकन थे, तो उनकी स्टोरी काफ़ी अच्छी होती थी और काफ़ी एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी एडवांस होती थी। तो उसी उम्मीद के साथ मैंने स्टार्ट किया देखना गूज बम्प्स, मतलब काफ़ी 20-25 सालों बाद। और यकीन मानिए दोस्तों, ये शो देख के मेरे को बचपन की याद ताज़ा हो गई। काफ़ी मॉडर्न और एडवांस बनाया गया जो पुराना शो था उसके मुकाबले। जिन लोगों को नहीं पता, गूज़बम्प्स एक हॉरर शो है जो कि बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से 90s का शो है वो। 1993 में उसका फर्स्ट प्रीमियर हुआ था। गूज़बम्प एक बुक की अडॉप्शन है जिसको द ग्रेट R.L. स्टाइन ने लिखा था। गूज़बम्प्स हमेशा से अपने हॉरर के लिए जानी गई है। उनका जो मेन कैरेक्टर था स्लैपी, वो भी शो में आपको देखने को मिलेगा। तो बचपन के गूज़बम्प से जो ये नया वाला गूज़बम्प है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। एनिमेशन वाइज काफ़ी अच्छा था, और जो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग थी बहुत अव्वल लेवल की लिखी, और जो सिनेमेटोग्राफी थी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे कास्ट सिलेक्शन भी किया गया और काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करी सबने। तो ये जो शो है वो एक्चुअली दो टाइमलाइन में चलता है। एक चलता है 30 साल पहले 1993, और एक करंट टाइमलाइन में चलता है 2023 के में। जो 2023 में है वहाँ पे 5 जो टीनेजर है उनकी कहानी दिखाई गई है, और उनका नाम है मार्गो, आइजिया, लूकस, इजाबेल और जेम्स। और इस शो में जो विलन के किरदार निभाए हैं वो 2 लोगों ने निभाए हैं दोस्तों, और वो बहुत शानदार एक्टिंग करी उन दोनों ने। और जो करेक्टर इस शो में मेन विलन बना है उसका नाम है हैरल्ड बिडल, जो कि 1993 की टाइमलाइन में है। और एक जो दूसरा बंदा है वो है मिस्टर नेथन ब्रैट, जो कि 2023 जो करंट टाइमलाइन है उसमें है। तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि इस वाली वीडियो में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इस शो का रिव्यू दूँ और मतलब स्टोरी लाइन बताऊँ क्या कहती। ये स्टोरी स्टार्ट होती है बैक डेट से 1993, 3 दशकों पहले। तो स्टार्टिंग के सीन में दिखाया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग का सीन था दोस्तों, मतलब काफ़ी हॉरिफाइंग और काफ़ी अच्छा जो बिल्कुल सीरीज़ को स्टार्ट करता है। और ये शो मैं ट्रेन में देख रहा था तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी थोड़ा सा डरावना भी था। तो शो का जो पहला सीन होता है, जो पायलट एपिसोड होता है, उसमें होता है कि 1993 में एक लड़का होता है हेरल्ड, वो अपने घर पे होता है। तो उसके घर पे ना वो घंटियाँ बजती हैं, कुछ लोग उसके घर पे रिंग करते हैं। जब वो खोलने जाता है तो कोई नहीं होता वहाँ पे। तो हेरल्ड दोबारा चला जाता है अंदर, दोबारा कुछ लोग उसके घर की घंटी बजाते हैं। हेरल्ड जाता है, वो घबरा रहा है, दोबारा से कोई नहीं होता। जब हेरल्ड अंदर जाता है तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर वो अपनी बेसमेंट की तरफ भागता है डर के मारे, और बेसमेंट खुद से लॉक हो जाता है। और कुछ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि उस बेसमेंट में आग लग जाती है, और हेरल्ड वहीं उसी बेसमेंट में रह जाता है और वो वहीं जल के मर जाता है। ये वहाँ 1993 की टाइमलाइन में होता है। और फिर उसी के साथ इंट्रोडक्शन सॉन्ग आता है 2023 की, जो करंट टाइमलाइन है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। वहीं 5 टीनेजरों की जो लाइफ स्टोरी है उसी के ऊपर बेस्ड है 2023 की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। पास्ट और जो प्रेजेंट को जो मिलाया गया है ना, बहुत ही शानदार तरीके से मिलाया है इस डायरेक्टर ने। मज़ा आ गया देख के दोस्तों। 5 टीनेजर होते हैं अमेरिका के, वही अपना अमेरिका के बच्चे चिल कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, कोई टेंशन वेंशन तो है नहीं हमारे की तरह की पढ़ाई करनी है, पेपर देने हैं, खूब मौजें चल रही हैं वहाँ पे। तो हेलोइन पार्टी, उनके हेलोइन का त्यौहार तो आ ही रहा है। तो हेलोइन पार्टी होती है तो उन बच्चों को कोई जगह नहीं मिलती कि हेलोइन पार्टी कहाँ पे करें। तो जहाँ पे हेरल्ड की मौत हुई थी 30 साल बाद, उस घर में कोई नहीं रह रहा होता इस समय। तो बच्चों को आइडिया आता है कि यहाँ पे भी कोई रह नहीं रहा, और एक परफेक्ट पार्टी स्पॉट है, यहाँ पे कोई आपको आके परेशान भी नहीं करेगा। और वो जगह भूतिया हो गई थी इस समय हेरल्ड की मौत के बाद, तो वो काफ़ी अच्छी स्पूकी वाइब दे रही थी उनको हैलोवीन पे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो हैलोवीन पार्टी वहाँ पे करेंगे। आइडिया होता है आइजिया का, जेम्स का, और आइजिया की एक गर्लफ्रेंड है उसका। तो वो लोग पहले जाते हैं उस हॉन्टेड हाउस में, और वहीं जाते समय ही उनकी ना बत्ती गुम हो जाती है, और उस समय मार्गो भी आ जाती है। तो आइजिया इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए बेसमेंट में जाता है जहाँ पे बाकी इलेक्ट्रिक फ्यूज भी थे। आइजिया को पता नहीं था कि जो वही सेम बेसमेंट है जहाँ पे हेरल्ड की मौत हुई थी। तो जैसे ही आइजिया अंदर जाता है, एकदम से थोड़ा डरावनी सी स्पूकी सी वाइब आती है, गेट खुद ही बंद हो जाता है, पूरी तरह अंधेरा होता है। बहुत ही शानदार शूट किया गया था इसका। और फिर एकदम से काफ़ी समय से जवाब नहीं मिलता, तो सबको लगता है कि कुछ हो तो नहीं गया आइजिया को।
और फिर कुछ टाइम बाद आइजिया आता है, थोड़ा सबको डराता है, एकदम से धक्का देता है, दरवाज़ा खोलता है। तो उसको एक कैमरा मिलता है वहाँ से, जो कि हेरल्ड का कैमरा था 30 साल पुराना। तो फिर उससे वो सबकी फ़ोटो खींचता है। और स्टार्टिंग में तो सब कूल थे, किसी को कुछ लगा नहीं। फिर बाद में उनको नोटिस होता है कि ये सब ना थोड़ा उनके साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। तो इन्हीं 5 टीनेजरों के साथ, जिनका मैंने स्टार्टिंग में नाम बताया था, उन्हीं के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट करती हैं। वो 5 बच्चे भी इस पार्टी में थे अलॉन्ग साइड अदर बच्चे, लेकिन एक रीज़न था जिनके चक्कर में ही इन सिर्फ 5 के साथ ऐसा हो रहा था। वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइजिया के साथ जो उसे कैमरा मिला था, उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है। वो जिसकी भी फ़ोटो खींचता है, उसे थोड़ा बाद में रियलाइज़ होता है कि उसके पास ना एक फ़ोटोग्राफ होती है, जो फोटोग्राफ तुरंत फ़ोटो आ जाती थी उससे। तो उस फोटोग्राफ में जिसकी भी फ़ोटो खींचता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है उसके साथ। तो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो खींचता है, जो बाद में आइजिया देखता है उस फोटो को, तो उसके अंदर ना उसकी गर्लफ्रेंड किसी फॉरेस्ट में डरी हुई बेहोश सी मिलती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है और सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं। आइजिया उसकी गर्लफ्रेंड पे अलग अलग हो जाती है। आइजिया ने उसको जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। जब आइजिया को मिलती नहीं है तो जाके उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो बेहोश पड़ी है। वो लड़की एक्चुअली हेरल्ड का भूत देख लेती है और वहीं डर के वो बेहोश हो जाती है। तो इसमें जो आइजिया का किस्सा था, उसमें वो जिसकी फ़ोटो खींचता है उसको उसका भूत दिखता है। उसके साथ कुछ बुरा होता है और बुरा होते समय उसका हेरल्ड का जो भूत होता है वो उसके सामने होता है। दूसरी फ़ोटो वो मार्गो की खींचता है। मार्गो की जो फ़ोटो बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ सीन चल रहा है फ़ोटो देख के कि इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो फिर उसको एकदम से याद आता है कि उसने मार्गो की फ़ोटो खींची थी और चेक करता है। तो मार्गो की फ़ोटो में दिखाया गया था कि वो चोक हो रही होती है। और ऐसा ही सेम सीन दोबारा होता है अगले दिन। मार्गो स्कूल में घूम रही होती है, वो कुछ खाती जिससे उसे एलर्जी होती है। उसे एकदम से हेरल्ड का भूत दिखता है। वो देख के डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद आइजिया ये सेम बात बताने के लिए अपने जो उसका बेस्ट फ्रेंड है जेम्स, उसके पास जाता है। लेकिन जेम्स उसका मजाक उड़ाता है। उसको लगा ऐसी कुछ मजाक चल रहा है, कुछ भूत भूत होते नहीं है जो नॉर्मल एक बच्चे को लगेगा। बल्कि वो रिटर्न में ही आइजिया की फ़ोटो खींच देता है। आइजिया से देख के बहुत डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है सच क्या हो रहा है। जब वो अपनी फ़ोटो देखता है तो एक फील्ड में पड़ा रहता है। आइजिया फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल खेलता है अपनी टीम की तरफ से, स्कूल टीम की तरफ से। और जो उसकी फ़ोटो होती है उसमें वो फील्ड में पड़ा है टूटे हुए हाथ के साथ। और अगले दिन सेम वही होता है। आइजिया का हाथ टूट जाता है खेलते खेलते। उसको बीच ग्राउंड में भूत दिखता है। बिल्कुल बीच सेंटर में खड़ा होता है वो हेरल्ड। और उसको देखते ही वो बिल्कुल पैनिक कर जाता है और उसका कहीं ना कहीं टक्कर वक्कर लग जाती है और हाथ टूट जाता है। इसके बाद एंट्री होती है मिस्टर नेथन ब्रैट की। जो मिस्टर ब्रैट होते हैं वो आखिरी कनेक्टेड फैमिली मेम्बर होते हैं जो हेरल्ड का हाउस था उसके। तो उनको वो घर मिल जाता है, वो रहने आते हैं वहाँ पे। मिस्टर ब्रैट कुछ दिन में वहाँ सेटल होते हैं और थोड़े टाइम बाद ही उनको लगने लगता है कि थोड़ा सा हॉन्टेड है यहाँ पर, थोड़ी सी अजीब सी स्पूकी वाइब्स आ रही होती है उनको। और फिर कुछ दिन बाद जो हेरल्ड का भूत है उनके सामने आता है और उसके अंदर घुस जाता है। अब हेरल्ड और मिस्टर ब्रैट कनेक्टेड है। मिस्टर ब्रैट के अंदर हेरल्ड का भूत है। और इसके बाद मिस्टर ब्रैट मदद करते हैं हेरल्ड की, जो उसका जो मिशन है उसको अकॉम्प्लिश करने में। आइजिया और मार्गो के बाद भी बाकी लोगों को भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा एहसास होने लगता है। उनके साथ भी गलत गलत किस्से होते हैं। इसके बाद बारी आती है जेम्स की, जो कि उस समय पार्टी में मौजूद था। जब आइजिया गेट खोलता है बेसमेंट का, जब फंस जाता है अंदर निकलता है, तो जो जेम्स है उसका सिर टकरा जाता है। वहाँ पे एक कुको क्लॉक होती है, उससे टकरा जाता है। तो फिर बाद में जेम्स को पता चलता है कि जो कुको क्लॉक में जो टकराया था वो टाइम ट्रैवल करने लग जाता है और टाइम लूप में फंस जाता है। तो हो ये रहा था कि जैसे ही जेम्स उस पार्टी से बाहर जाना चाह रहा था तो वो जा नहीं पा रहा था और उसका एक हमशक्ल बन जाता है। ऐसे उसने 15-20 बार, बल्कि पता नहीं कितनी बार ट्राई किया, उतने उसके हमशक्ल बन जाते हैं। फिर बाद में जेम्स थोड़ा दिमाग लगाता है और जो क्लॉक होती है उसको स्टॉप कर देता है। तो उसके बाद जेम्स बाहर चला जाता है। वो सब तो ठीक था, लेकिन ट्विस्ट ऑफ जो इवेंट हुआ उसके बाद हुआ। थोड़ा अच्छा दिमाग लगाया डायरेक्टर ने इस सीन के अंदर। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या कि जेम्स के जो बाकी सारे बहरूपिये बन जाते हैं वहाँ पे, और वो जेम्स को ही किडनैप करके बेसमेंट में डाल देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड में। तो सबसे रूड हो जाता है, सबकी बुराइयां करने लग जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। वो जस्ट उसके डॉपलगैंगर भी नहीं, मतलब बहरूपिये होते हैं बहुत सारे, काफ़ी सारे क्वांटिटी में। और किसी को ये पता भी नहीं चलता, किसी को शक भी नहीं होता उस समय तक। उसके बाद ये डरावना किस्सा स्टार्ट होने लगता है इज़ाबेला के साथ। इज़ाबेला एक लड़की है, उसे स्कूल में कोई बात नहीं करता, थोड़ी नर्डी टाइप की लड़की थी, उसको कोई टेंशन भी नहीं देता था। जब वो पार्टी में गई थी उसको एक मास्क मिलता है जो कि हेरल्ड का मास्क था। वो जो मास्क था वो इज़ाबेला से बात करने लग जाता है और इज़ाबेला उसको साथ में ले जाती है अपने मास्क को। फिर एक दिन वो उसको पहन लेती है और उसके अंदर वो जो हेरल्ड का भूत होता है वो घुस जाता है। तो फिर उससे वो अजीब अजीब काम करवाने लगता है, बहुत एग्रेसिव हो जाती है, पीटने लग जाती है, यहाँ तक कि वो अपने घर वालों को भी मारने की उसमें आ जाती है।
उसकी मदर बाहर होती है, उनका उसका ना फ़ोन और वो टैबलेट टाइप वो ले लेती है, तो वो गुस्सा हो जाती है, मास्क पहन लेती है, सब चीज़ें तोड़ देती है। इनफैक्ट उसका छोटा भाई होता है, उसको भी मारने के लिए वो निकल जाती है। तो फिर उसको बाद में रियलाइज़ होता है जब उसका भाई उसको पुकारता है, जो भी नॉर्मल वो होते हैं ना टीवी सीरीज़ होती है या फिर कोई भी मूवी, चाहे इंडियन हो या फिर कोई भी बाहर हो, उनका एक ही लॉजिक है, घर वाले अंदर से पुकारेंगे कि हाँ तुम यही हो, मतलब ये तुम्हारा नकली रूप है, ये है वो है, और फिर वो थोड़ा सा होश आता है, वो सब चीज़ें में फिर होश में आ जाते हैं लोग। सिंपल लॉजिक होता है ये। फिर इज़ाबेला का जो छोटा भाई होता है वो उसको पुकारता है कि इज़ाबेल दिस इज़ यू ओनली, डोंट गेट स्केयर्ड, यू आर पोजेस, समथिंग लाइक डैट। तो फिर वो अपना मास्क उतार देती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तो इन लोगों को जेम्स का पता ऐसा चलता है कि इन लोगों की मीटिंग हो रही होती है किसी फ्रेंड्स के यहाँ, रियूनियन टाइप हो रहा होता है, नॉट एक्चुअली रियूनियन, उसको आगे बताऊंगा मैं आपको। जो ये बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनकी कुछ मीटिंग हो रही होती है कि उनके बच्चों के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर वहाँ इज़ाबेला ना स्नूकर खेल रही होती है, तो उसकी जो बॉल होती है वो उछल के जेम्स के लग जाती है, वो एक्सप्लोड हो जाती है। तो इससे इज़ाबेला को पता चल जाता है, लेकिन जो जेम्स का बहरूपिया होता है वो दूसरा आ जाता है वहाँ पे और उसको झूठा साबित कर देता है पेरेंट्स के सामने। तो फिर बाद में इज़ाबेला जा रही होती है, तो फिर एक जो जेम्स का दूसरा बहरूपिया होता है वो उससे बातें कर रहा होता है, आइजिया से और मार्गो से। तो उसको हिट करती है, वो एक्सप्लोड हो जाता है, फिर सबको पता चल जाता है। काफ़ी सारे फिर टर्न्स ऑफ इवेंट होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर वो एंड में आके जेम्स को ढूंढ लेते हैं। और जो पांचवा टीनेजर होता है वो होता है लूकस। तो लूकस थोड़ा सा सनकी होता है, वो पार्टी में कीड़े खा रहा होता है, तो एक्चुअली वो कीड़े हेरल्ड के ही होते हैं, हेरल्ड के घर पे ही होते हैं। तो फिर उसके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि कीड़े उसके ना अंदर घुस जाते हैं नाक से, वो सो रहा होता है, नाक से घुस जाते हैं और उसकी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं। तो उसको कुछ भी चोट नहीं लगती, कुछ नहीं होती। जो इसका जो लूकस का फादर होता है वो एक मोटरसाइकिल में स्टंट वगैरह करता था, मोटरसाइकिल स्टंट आर्टिस्ट जो भी आप बोलना चाहें उसको। तो उसकी वो सुसाइड कर लेता है एक्चुअली। तो फिर वही सेम स्टंट ट्राई करने के लिए वो जा रहा होता है, फिर उसकी माँ रोक लेती है लूकस को और उसका सामना होता है वो उससे, जो जो वॉर्म्स होते हैं उससे। वो काफ़ी अच्छा सीन बनाया था और काफ़ी अच्छी तरीके से वो दिखाया गया था। तो फिर इस तरीके से लूकस भी बच जाता है। तो इन पांचों बच्चों का ये थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी थी, ये होता है इनका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। जो लूकस की मदर थी नोरा, उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है इस सीरीज़ में, जो मैं आपको भी बताऊंगा आगे वीडियो में। फिर ये जो बच्चे होते हैं सब डर जाते हैं, ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर जो लूकस होता है उसकी जो मदर होती है नोरा, उनको थोड़ा पता चलता है कि आइजिया के साथ स्टार्टिंग में ही हुआ। तो फिर वो फोटो दिखाती है हेरल्ड की, क्या ये वही लड़का था। तो फिर आइजिया देख के डर जाता है वो, लेकिन उसके जो बाकी पेरेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं नोरा को सरप्राइजिंगली कि बच्चों से ऐसी चीज़ें डिस्कस मत कीजिए, उनके पीछे उनका एक सीक्रेट होता है बेसिकली। तो फिर ऐसे करके ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो फिर मिस्टर ब्रैट होते हैं जिसके अंदर हेरल्ड का भूत होता है, वो उनके इंग्लिश टीचर भी होते हैं, सेम स्कूल में होते हैं। वो मार्गो को एक स्क्रैप बुक देते हैं, वो सब इन्वेस्टिगेट तो कर ही रहे होते हैं बच्चे। तो फिर वो आके एकदम से डरावनी तरीके से बोलता है, अगर तुम्हें अपने जो पास्ट है और हेरल्ड के बारे में जानना है तो ये स्क्रैप बुक देखिए। वो स्क्रैप बुक एक तरीके से एक ट्रैप होती है जो कि हेरल्ड ने लिखी होती है 30 साल पहले, सारे टर्न ऑफ इवेंट्स क्या क्या हुआ उसके साथ, उसकी लाइफ के बारे में वो लिखी होती है। तो उसके जब पढ़ते हैं तो वो जो मार्गो होती है वो एक वर्ल्ड में, डिफरेंट वर्ल्ड में चली जाती है। तो उसको जैसी जैसी अलग अलग जगह होती है वहाँ जाना पड़ता है, तब जाके वो करंट वर्ल्ड से बिल्कुल एसोशिएट कर पाती है और वापस आ पाती है। तो फिर ऐसी काफ़ी सारी क्लूज़ वो देख देख के फिर जाते हैं। एक क्लू आता है हवेली पे, जहाँ पे वो मिस्टर ब्रैट है उनका जो घर है। तो फिर वो सब वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके वो ट्रैप हो जाते हैं और उनके सामने होते हैं मिस्टर ब्रैट जो कि उनको बैक स्टोरी बताते हैं। अब सुनिए दोस्तों ध्यान से कि हुआ क्या था पूरा। तो ये जो पूरी कहानी थी ये स्टार्ट हुई थी हेरल्ड के ग्रेट ग्रैंडफादर से। वो एक मैजिशियन थे, उनकी बीवी थी और एक बच्चा होने वाला था। बहुत ही गरीबी हालत में थे, तो उनका कुछ चल नहीं रहा था मैजिक वगैरह। तो फिर उनको एक दिन ना मैजिक शॉप से स्लैपी मिलता है, जो कि गूज़बम्प्स का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, सबसे बड़ा एंटागनिस्ट भी है। स्लैपी मिलता है, तो स्लैपी में ना कुछ जादुई शक्ति होती हैं, उसके कुछ कोड वर्ड होते हैं। जैसे आप उसको बोलेंगे तो वो बंदा जो स्लैपी है, जो डॉल है, वो आपकी जो आत्मा है उसके साथ मिल जाएगी। और वो कोड वर्ड थे Marumari, Odanaloma, Malanu, Carano. इस वर्ड के बाद स्लैपी जो होता है, जो हेरल्ड के जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनकी आत्मा से मिल जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तो उसके बाद वो दोनों काफ़ी सारे मैजिक शो करते हैं, वो काफ़ी बड़े स्टार बन जाते हैं और एक टाइम बाद काफ़ी टाइम तक वो रूल करते हैं। मैजिक इंडस्ट्री थी यूएस में, बहुत बड़े बड़े शो करते हैं, वाइट हाउस के अंदर भी बुलाया जाता है। लेकिन एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद ये थोड़ा फैशन फेड आउट हो जाता है, वो थोड़े से उनके जो शो होते हैं फ्लॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक डायरेक्टर जो होता है, वो जो हेरल्ड के ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनसे ना क्वेश्चन करने लगता है।
तो जो फिर जो ये स्लैपी होता है वो थोड़ा सा परेशान, भड़क जाता है, परेशान नहीं गुस्से में आ जाता है। तो फिर वो ना एक मंत्र बोलता है उनको पढ़ने के लिए, जिससे कि उस बंदे की जो आत्मा है ना सक आउट हो जाती है उसके शरीर से और वो बंदा वहीं मर जाता है। तो इसको देख के थोड़ा सा वो डिप्रेशन में आ जाता है बंदा कि उसने क्या करा ये वो। तो फिर वो एक ना दूसरी जगह में जाके शिफ्ट हो जाता है, जो कि वो करंट बंगला है जहाँ पे हेरल्ड की मौत हुई थी, वो करंट बंगला है। तो वहाँ पे कई साल वो रहते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद, एक ओल्ड एज के बाद, फिर उनको तो बीच बीच में ना थोड़ा स्लैपी के चक्कर में काफ़ी डिप्रेशन भी हो जाता है। फिर उनकी आंखें भी खुल जाती हैं कि हाँ ये उसको पोजेस कर रही है, गलत गलत काम करवा रही है। तो स्लैपी को दफना देते हैं घर के अंदर ही चुपके से। और कुछ टाइम बाद जैसी ओल्ड एज होती है उनकी मौत हो जाती है। और कुछ टाइम बाद 1993 में जो हैरल्ड और उसके पेरेंट हैं वो वहाँ पे आके शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वो उसके लास्ट लिविंग फैमिली मेम्बर होते हैं। जो हैरल्ड था वो काफ़ी लोनर टाइप का बच्चा था, उससे कोई ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करता था और उसको काफ़ी बुली किया जाता था स्कूल में। तो इस चक्कर में उसके पेरेंट्स यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ा सा और अच्छा सा बंगला मिल जाता है उनको, और उस समय वो हॉन्टेड भी नहीं था। तो फिर काफ़ी टाइम बीत जाता है, हैरल्ड स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उसके पेरेंट्स उसको मोटिवेट करते हैं। उसको थोड़ा फोटोग्राफी का शौक होता है तो कैमरा लेके वो स्कूल में जाता है। तो एक दो लड़कियों से उससे बातचीत हो जाती है, जिसमें से एक नोरा थी जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया, लूकस की मदर। और एक लड़की थी इजाबेला, उसकी मदर थी, उसका नाम था सैरा। तो सैरा की तरफ वो काफ़ी लाइक करने लग जाता है, उसको काफ़ी पसंद करने लग जाता है। सारा भी उसे एज अ फ्रेंड काफ़ी पसंद करने लग जाती है। तो फिर बाद में एक दिन सारा बोलती है अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, लेकिन उसके दोस्त उसकी बुली करते हैं। तो एक दिन हैरल्ड अपने घर में ऐसे ही बैठा होता है, तो उसको स्लैपी जहाँ पे छुपा होता है वो दिखता है। वो थोड़ा एक पॉइंट दिखता है, तो उसे जब खोलता है तो उसको स्लैपी मिलता है। और उसे जब वो स्लैपी मिलता है फिर से वो दोबारा वो वर्ड्स बोलता है जिससे स्लैपी जिंदा होता है। Arumari, Odanaloma, Malanu, Karano. और इसके बाद स्लैपी और जो हैरल्ड होते हैं वो कनेक्टेड हो जाते हैं। स्लैपी उससे बात करने लग जाता है, हैरल्ड काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है। उसके बाद स्कूल में कूल बनने के लिए हैरल्ड और स्लैपी होते हैं वो काफ़ी, मतलब जो होते हैं ना वो पपेट शो होता है वो करने लग जाते हैं, जैसे उसके ग्रेट ग्रैंडफादर करते थे। तो काफ़ी फेमस हो जाता है हैरल्ड। और एक दिन क्या होता है, जो उसके दोस्त होते हैं उसकी बेइज्जती कर देता है बिल्कुल गंदी तरीके से, जो होती है ना बकचोदियाँ। वो काफ़ी सीक्रेट्स खोल देता है, उसके सारा ने कुछ बताए होते हैं वो भी खोल देता है। तो उससे सब नाराज़ हो जाते हैं। और फिर वो जो 5 बच्चे होते हैं ना, वो जो करंट टीनेजर है उन सबके ही माता पिता होते हैं। तो फिर वो एक दिन सोचते हैं कि इससे बदला लेंगे और इसकी जो डॉल है उसको छीन लेंगे। डॉल इन द सेंस कि जो उसका स्लैपी है उससे छीन लेंगे। तो जो स्टार्टिंग में सीन थे ना, अब जाके कनेक्टेड होगा यहाँ से। तो बच्चे जाते हैं, उसकी घंटी बजाते हैं। पहले जब वो गेट खोलता है तो कोई मिलता नहीं है, तो फिर दोबारा घंटी बजाते हैं, दोबारा हैरल्ड को कोई गेट पे नहीं दिखता, वो डर जाता है। और पीछे के रास्ते से ना वो बच्चे घर के अंदर घुस जाते हैं, वो स्लैपी को उठा लेते हैं। तो हैरल्ड को लगता है कि कोई आ गया है और कोई स्लैपी को ले गया, वो देख भी लेता है उनको। तो फिर जैसे वो छीनने के लिए जाते हैं कि सबके सब भाग जाते हैं और वो गेट ना बंद हो जाता है अंदर से। तो हैरल्ड डर के मारे बेसमेंट में चला जाता है, उसके हाथ में एक मोमबत्ती होती है दोस्तों। तो जब वो जा रहा होता है तो बाई चांस वो स्लिप हो जाता है, वो मोमबत्ती गिर जाती है और पूरे बेसमेंट में आग लग जाती है। सारे बच्चे बाहर होते हैं, वो 5 जो होते हैं, और हैरल्ड सिर्फ अंदर होता है। तो हैरल्ड को बचा भी नहीं पाते, छोटे होते हैं, डर जाते हैं और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है उस बेसमेंट में, और हैरल्ड वहीं मर जाता है। और वो बच्चे एक पैक्ट बनाते हैं कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और जो उसका स्लैपी होता है उसको जाके वो एक जो कुआं टाइप होता है वहाँ डाल देते हैं जहाँ जेम्स फंस जाता है। तो ये थी इसकी बेसिक बैकग्राउंड स्टोरी। फिर लेकिन जो आगे कनेक्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव थी और बहुत ही मज़ेदार थी, मतलब देखने लायक थे। सारे एपिसोड ऐसे काफ़ी क्लिफ हैंगर टाइप में थे इसके। तो जो नोरा होती है ना, वो उस डॉल को वहाँ से उठा के कहीं छुपा देती है। जो मेन मकसद होता है हैरल्ड के जो भूत का मिस्टर ब्रैड के अंदर आने का, वो स्लैपी को वापस लाने का था, ताकि उससे स्लैपी से और उसका दोबारा रिकनेक्ट हो जाए। बेसिकली स्लैपी अभी भी उसको कंट्रोल कर रहा था। तो जो मिस्टर ब्रैड थे जिनके अंदर हैरल्ड का भूत था, वो स्लैपी को ढूंढने के मकसद में लग जाते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती, उसको एक्चुअली नोरा ने छुपा के रखा हुआ था। तो नोरा के साथ होता है ऐसे, जब वो लूकस को बचा रही होती है ना एक एपिसोड में, जो मैंने आपको बताया था पहले, जब बच्चों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का पता चलता है, तब वो भूत को देख लेती है। तब वो जाके बताती है जो बाकी पेरेंट्स होते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स ताकि कि ये बात आगे ना पहुँचे और वो फंस ना जाए उनके जो पुराने पास्ट कनेक्शन है इसके चक्कर में, तो उसको ना मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं। तो फिर जब नोरा वापस आती है मेंटल हॉस्पिटल से, सबसे पहला काम वो करती है, जो स्लैपी होता है उसको उठाती है और एक पहाड़ी पे चली जाती है। वो पहाड़ी पे जाती है कि स्लैपी को परमानेंटली वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय कर दे, छुपा दे, ताकि कभी भी कोई उसका ढूंढ ही ना पाए। लेकिन जो मिस्टर ब्रैट होते हैं उनको पता चल जाता है और उसका पीछा करने लग जाते हैं। और इस समय इस टाइमलाइन में सारे बच्चे एक स्क्रैप बुक में फंसे होते हैं।
और उसी वर्ल्ड के अंदर, उसी स्क्रैप बुक के अंदर उनको वहाँ पे मिस्टर ब्रैड भी मिलते हैं जो कि ओरिजिनल होते हैं, मतलब जो असली मिस्टर ब्रैड होते हैं वो मिलते हैं। तो कुछ टर्न्स ऑफ इवेंट्स उनको पता चलता है अगर वो मिस्टर ब्रैड को मारेंगे तो अपने असली शरीर में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा बीच में फ़नी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हो रही होती है, मज़ा आता है शो में, मतलब हॉरर के साथ अच्छी थोड़ी बहुत कॉमेडी भी अच्छी इन्होंने डाली। तब जब वो बच्चे मिस्टर ब्रैड को मार रहे होते हैं तो वो अपनी जो ओरिजिनल वर्ल्ड है, जो 2023 वाला करंट आउटसाइड ऑफ स्क्रैप बुक, वहाँ पे चले जाते हैं, अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। तो वो स्क्रैप बुक होती है और मिस्टर ब्रैड है ना, उनकी गाड़ी के पास ही होती है और वो पीछा कर रहे होते हैं नोरा का। तो थोड़ा होश में आता है तो बंदा फेंक देता है वो स्क्रैप बुक वगैरह, फाड़ फूड़ देते हैं और वो बच्चे उस जोन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो मिस्टर ब्रैड थे वो भी उसी वर्ल्ड में फंसे रहते हैं। जो हेरल्ड का भूत होता है वो भी उन पर काफ़ी भारी होता है। स्लैपी का असर इतना नेगेटिव और इतना गंदा था हेरल्ड के ऊपर कि जब हेरल्ड को मना किया उसके पेरेंट्स ने, उनको लगा कि ये जो डॉल है काफ़ी मिस्टीरियस है, इसे जो उनका लड़का है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर स्लैपी हेरल्ड को कन्विंस करता है कि एक स्पेल पढ़ने के लिए, जिससे कि उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है। तो ये बच्चे जब उस स्क्रैप बुक से निकल रहे होते हैं ना, मार्गो को जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनके भूत दिखता है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको बोलते हैं मार्गो की, सिर्फ जाके ये बोल देना कि हैरी बियर, वी मिस यू एंड वी फॉरगिव यू एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। और वो बच्चे नोरा को ढूंढने के लिए और बाकी अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए चले जाते हैं। नोरा एक काफ़ी माउंटेनियस जगह में जा रही होती है, वहाँ पूरी स्नो होती है। तो उसको फिर वहीं पे जाके मिस्टर ब्रैड मिल जाते हैं। तो दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा भागम दौड़ होती है और बच्चे भी उनका पीछा करने के लिए वहाँ चले जाते हैं, उसी माउंटेन वाली जगह पे। लूकस, आइजिया और मार्गो बाकी सब नीचे रह के वेट कर रहे होते हैं। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है, उनके बाकी के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो पहाड़ी के रास्ते भाग रहे होते हैं, कोई गिर जाता है और इवेंचुअली मिस्टर जो ब्रैट है उनके पास वो आ जाती है, स्लैपी आ जाता है। तो दोनों दोबारा से रिकनसाइल हो जाते हैं एक ही बॉडी में। 2023 के अंदर दोबारा से हेरल्ड और वो स्लैपी की मुलाकात हो जाती है। और इसी बीच आइजिया जो होता है वो पहाड़ से गिर रहा होता है। तो जो स्लैपी होता है दोबारा से उसको बोलता है, हेरल्ड को बोलता है कि जो ये पत्थर लो और इसको मार दो, उसको मार के सीधा नीचे गिरा दो। तो फिर काफ़ी सब ये जो सब पेरेंट्स होते हैं सब भीख मांगने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं, उसको समझाने लगते हैं कि हमने कोशिश की थी लेकिन हम बच्चे थे, डर गए थे और ये सब, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होता। फिर मार्गो के दिमाग में आइडिया आता है कि जो हेरल्ड के पेरेंट्स थे, जो उन्होंने उसको बोला था कि हैरी बियर, वी आर वेटिंग फॉर यू एंड वी विल फॉरगिव यू, ये सेम बात वो उसको बोलता है। तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है अपने पेरेंट का। फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स की मौत हुई स्लैपी के चक्कर में। फिर उस स्लैपी पे गुस्सा करता है और स्लैपी को उठा के बाहर फेंक देता है और आइजिया को बचा लेता है सरप्राइजिंगली। इसको देख के सब काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और जो हेरल्ड होता है खुद ही काफ़ी इमोशनल हो जाता है। जो उसकी जो बॉडी होती है फ्री हो जाती है मिस्टर ब्रैड से। मिस्टर ब्रैड भी फाइनली आज़ाद हो जाते हैं काफ़ी सारे घूसे मुक्के खाने के बाद। और फिर हेरल्ड अपने माता पिता के साथ मिलता है और चला जाता है, आज़ाद हो जाती है उसकी आत्मा। और उस स्लैपी को माउंटेन के नीचे फेंक देता है और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन जो एंड में दिखाया वो काफ़ी अच्छा सीन था, क्लासिक गूज़बम्प्स और क्लासिक आर.एल. स्टाइन वाला सीन था ये। जब स्लैपी नीचे गिर रहा होता है तो एकदम से उसके सारे पुर्जे वुर्जे इधर उधर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन एकदम से उसकी आंख ऐसे खुल जाती है, ब्लिंक हो जाती है। अगर मैं आपको शो का रिव्यू बताऊं, मेरे को शो काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मेरे बचपन से थोड़ा कनेक्टेड था, काफ़ी मैंने एपिसोड देखे थे बचपन में गूज़बम्प्स के, लेकिन मज़ा आया दोस्तों। 2023 में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी कहानी लिखी, बहुत शानदार डायरेक्शन रहा, काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी रही, सिनेमेटोग्राफी एक नंबर जो उन्होंने शूट करे हैं, काफ़ी अच्छे शूट करे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इमोशन, हॉरर सब आया है। इनफैक्ट कॉमेडी भी थोड़ी बहुत आई है, लेकिन काफ़ी अच्छा हॉरर था, काफ़ी अच्छी क्लिफ हैंगिंग सीरीज़ थी। आपका मन करेगा एक के बाद एक एपिसोड देखेंगे, मज़ा आया देख के दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। काफ़ी मेहनत लगी मेरे को वैसे ही वीडियो बनाने में, मेरे को इतना आइडिया था नहीं इन सब चीज़ों का बनाने का, लेकिन मज़ा आया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।